आतंक के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली। भीड़ भाड़ वाली देश की अहम जगहों पर हमले की योजना बना रहे 6 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात सामने यह आई कि इस बार आतंकी साजिश में सीधा सीधा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेहद खुफिया तरीके से जांच आगे बढ़ाई और सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी। जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 3 की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई, जिनमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अलावा यूपी एटीएस की भी अहम भूमिका रही। इसके अलावा मुंबई के रहने वाले एक लड़के को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 लड़कों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 तो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना। सबसे अहम बात इस पूरे घटनाक्रम में यह कि यह पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंक का एक नया मॉड्यूल है, जिसमें अंडरवर्ल्ड की बड़ी भूमिका है। माना जा रहा है कि 1993 के बम धमाकों के बाद पहली बार दाऊद इब्राहिम की भूमिका खुलकर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड की एक टीम ने न केवल आतंकियों को ट्रेनिंग दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन की फंडिंग भी अंडरवर्ल्ड ही कर रहा था। अंडरवर्ल्ड की भूमिका से जुड़ी जानकारियां गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के जरिए सामने आई हैं। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, जांच भी आगे बढ़ेगी और इससे जुड़ी और जानकारियां सामने आएंगी। गिरफ्तार आरोपियों में सबसे अहम भूमिका अभी तक उन 2 लड़कों की सामने आई है जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इनके नाम उसामा और ज़ीशान हैं और दोनों को ही बताया गया कि यूपी से गिरफ्तार किया गया। उसामा और ज़ीशान को पहले लखनऊ से मस्कट भेजा गया और फिर मस्कट से पाकिस्तान ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों लड़कों ने जांच एजेंसी को बताया है कि जब इन्हें मस्कट से पाकिस्तान ले जाया जा रहा था तो इनके साथ बांग्ला बोलने वाले करीब 14 लड़के और भी थे जिन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। इसलिए दिल्ली पुलिस की भी छापेमारी यूपी से ही शुरू हुई, जहां लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में एक साथ छापेमारी की गई। यह छापेमारी इतने गुप्त तरीके से की गई कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और यूपी पुलिस के साथ मिलकर छानबीन शुरू कर दी गई। शाम तक अलग अलग शहरों में छानबीन चलती रही। जांच एजेंसियों ने यूपी से ज़ीशान और उसामा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से विस्फोटक और हथियार बरामद होने की भी खबर है। उसामा और ज़ीशान नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा एक व्यक्ति और गिरफ्तार किया गया है। ये बात पता चल रही है कि इनके पास आईएसआई से फंडिंग होती थी। इसके साथ ही साथ कुछ यहाँ पर विस्फोटक और इसके साथ ही साथ हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दावा किया कि इन आतंकियों को केवल भीड़ भाड़ वाली अहम जगहों को ही निशाना नहीं बनाना था, बल्कि कुछ बड़े नेताओं को भी निशाना बनाने की योजना थी। इसके लिए खास तौर पर आतंकियों को पिस्टल मुहैया कराई गई थी। जो पिस्टल्स भेजी गई हैं ये इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं जो, और हाई क्वालिटी की पिस्टल्स हैं, इटालियन पिस्टल्स हैं ये, और एमुनिशन जो है ये टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूज़ होना था। ऐसी हमारी जो इनपुट्स थी वो सजेस्ट करती हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों के भी संपर्क में है, लेकिन अभी तक की पुलिस की जांच में इतना साफ माना जा रहा है कि पाकिस्तान के इशारे पर एक बार फिर देश के कई शहरों में आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। अभी तक की जांच में यह साफ हुआ है कि जिन 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई उनकी टीम का हैंडलर दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम ही था। यह भी दावा किया जा रहा है कि अनीस इब्राहिम इन सभी 6 आतंकियों से लगातार संपर्क में था और अनीस इब्राहिम ने ही आतंकियों को पैसे और हथियारों के अलावा विस्फोटक भी पहुंचाए थे। सूत्रों के मुताबिक ज़ीशान और उसामा 21 अप्रैल को ही पाकिस्तान के कराची में पहुंच गए थे और कराची में उन्हें एक गुप्त ठिकाने पर रखा गया था, जहां पाकिस्तानी फौज के अफसर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। इस ट्रेनिंग में पाकिस्तान फौज के 2 अफसरों के नाम भी सामने आए हैं। एक का नाम जब्बार और दूसरे का नाम हमजा बताया जा रहा है।
इसके अलावा ट्रेनिंग देने वालों में आसिफ नाम के एक युवक की भी जानकारी दी गई। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि आसिफ नाम का यह युवक किसी आतंकी संगठन से था या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से। सौबात की एक बात यह कि दाऊद इब्राहिम 18 साल से संयुक्त राष्ट्र का भी मोस्ट वांटेड, जिसे आतंकी सरगना घोषित करते समय संयुक्त राष्ट्र ने बताया था कि वो तालिबान से मिली ड्रग्स की खेप बेचता है और उन्हीं पैसों से अलकायदा और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की फंडिंग करता रहा। लेकिन आतंक के फाइनेंसर दाऊद ने अब पाकिस्तान में आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर भी खोल दिया और यह पर्दाफाश भी पहली बार हुआ कि दाऊद के सिखाए आतंकियों की कमान उसके छोटे भाई अनीस के हाथ में, जो भारत में दाऊद के नेटवर्क को पहले से चला रहा है। और आतंकियों के साथ दाऊद के नेटवर्क का गठजोड़ देश की सुरक्षा के लिए ज्यादा खतरनाक है। बिहार के नालंदा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां प्रदर्शन कर रहे किसानों के झुंड ने एक पुलिस वाले को निशाना बना लिया, जिसके बाद उसमें एक शख्स उसे डंडे से पीटता दिखाई दिया और उसने निहत्थे पुलिस वाले पर लगातार कई डंडे बरसाए। भीड़ के बीच घिरा सब इंस्पेक्टर दरअसल प्रदर्शन कर रहे किसानों को संभालने के लिए वहां तैनात था, लेकिन उसे भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ गया। बताया गया कि किसान वहां खाद न मिलने की शिकायत लेकर सड़क जाम करने पहुंचे थे। उन्हें वहां से हटाने के लिए जब पुलिस बल पहुंचा तो किसान भड़क उठे और उन्हीं में किसी शख्स ने पुलिस वाले पर लाठियां भांज दी। हालांकि किसानों ने दावा किया कि पुलिस वाले की पिटाई करने वाला आदमी उनका साथी नहीं था, बल्कि प्रदर्शन की आड़ में किसी बदमाश ने इस तरह की घटना की। जानकारी मिलते ही वहां डीएसपी ने फौरन जांच के लिए एक टुकड़ी तैनात कर दी। सौबात की एक बात है कि धान की फसल में यह समय यूरिया खाद डालने का है और बिहार के ज्यादातर जिलों में खाद की किल्लत से, जिससे परेशान होकर नालंदा के किसानों ने सड़क जाम कर दी थी और उन्हें समझाने पहुंचे दारोगा को देखते ही कुछ किसान गुस्से में पागल हो गए, जिन्होंने यह भी नहीं सोचा कि खाद का इंतजाम करना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है और अब दारोगा पर हमला करने वालों को खाद से पहले अपनी जमानत का इंतजाम करना होगा, जिनको पुलिस तलाश रही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब की और आंदोलन की वजह से लोगों को होने वाली दिक्कतों पर सवाल पूछा। कई महीने बीत गए, सरकार और किसान संगठनों की बार बार बात हुई, लेकिन समस्या नहीं सुलझी और किसान सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बोरिया बिस्तर डालकर बैठे रहे, जिसकी वजह से गाड़ियां और बड़े बड़े ट्रक आसपास के गांवों की संकरी गलियों से गुजरने लगे। ये ट्रक आसपास काम करने वाली फैक्ट्रियों का सामान लेकर आते जाते हैं। सिंघू बॉर्डर के पास के गांवों का तो रोज का यही हाल है। एक तो गांव की सड़कें खस्ता हाल, ऊपर से वो संकरी। ऐसे में एक बार में 2 गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। ये अंदर गांव की के रोड है और इसी रोड का इस्तेमाल जो है जो इंडस्ट्रियल एरिया में सामान ले जाने के लिए जो बड़े बड़े ट्रक आते हैं, इस रास्ते के जरिए ही आते हैं। ट्रक चलाने वाले ड्राइवर इस परेशानी पर ज्यादा तो नहीं बोले, लेकिन जितना बोले उससे उनकी दिक्कत के बारे में पता चल गया। रोजाना इस तरीके से यहाँ जाम लगता है सर, इस तरीके से जाम लगता है। किसान आंदोलन की वजह से बाहर वाला सड़क बंद है और आप यहाँ से। जी सर। आने जाने वाले लोग ही नहीं, गांव के लोग भी रोज रोज के इस ट्रैफिक से परेशान दिखे। किसान आंदोलन न होता तो इतनी खैर परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसमें रोड में गड्ढा इतना नहीं आते। और सिंघू बॉर्डर के आसपास कई फैक्ट्रियां हैं जिनका सामान ट्रक से उन तक पहुंचता है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से रास्ते बंद हैं और गाँव की सड़कें ज्यादा बोझ नहीं संभाल पाती, जिसकी वजह से कभी फैक्ट्रियों तक सामान पहुंचता है तो कभी रास्ते में अटक जाता है। इसी बात की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की गई, जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार से किसान आंदोलन पर रिपोर्ट मांगी, क्योंकि इन सभी राज्यों की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और लाख समझाने के बावजूद वहां से हटने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन की वजह से करीब 9000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियों पर असर पड़ रहा है। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उन फैक्ट्रियों तक सामान ही नहीं पहुंच पा रहा, और अगर कुछ सामान पहुंचता भी है तो देर से, क्योंकि ट्रक गांव के टूटे फूटे रास्तों से आते हैं और उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आम लोगों की भी शिकायत मिली, क्योंकि उन्हें भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यही नहीं, आंदोलन करने वाले किसानों पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को घर से बाहर कदम ही नहीं रखने दिया जा रहा। मामला लोगों के अधिकार से जुड़ा है, लिहाजा आयोग ने केंद्र सरकार समेत उन सभी राज्यों से 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी जहां जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। सौबात की एक बात यह कि दिल्ली की सीमाओं पर 9.5 महीने से किसानों का धरना चल रहा है, जिनकी लड़ाई केंद्र सरकार से है, लेकिन बॉर्डर पर ट्रैफिक संभालना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से मानवाधिकार आयोग ने केंद्र के अलावा हरियाणा, राजस्थान और यूपी सरकार से जवाब मांगा। जबकि किसानों के धरने की वजह से लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, उस पर दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से पूरी रिपोर्ट बनाने की अपील भी मानवाधिकार आयोग ने की।
छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में बादल ऐसे बरसे कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां कई इलाकों में बर्बादी की बारिश दर्ज की गई। राज्य के कई जिलों में आसमान से बरसते पानी ने तबाही मचा दी, जिनमें सबसे ज्यादा गरियाबंद जिला प्रभावित बताया गया। यहां तो पानी ने सैलाब की शक्ल ले ली और वो सब कुछ डुबो देने को बेताब दिखा। इसकी जद में एक स्कूल बस भी आ गई, जिसमें उस वक्त 5 बच्चे मौजूद बताए गए, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों की मदद से रेस्क्यू किया गया। गरियाबंद के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट घटरानी का नजारा तो देखते ही बना। यहाँ झरने ने डरावना रूप ले लिया, जिसके बाद लोगों के आने पर रोक लगा दी गई। ऐसा ही नजारा शहर के बाकी हिस्सों का भी रहा। बिजली के प्लांट में घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई रोकनी पड़ी। इसके बाद पूरे गरियाबंद में कई घंटों तक बिजली गुल रही। और यह हाल केवल गरियाबंद का नहीं बल्कि पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ का है। निचले इलाकों के साथ राजधानी रायपुर की भी शक्ल इस बारिश और जल भराव ने बिगाड़ के रख दी। वहां तो लोगों के घरों तक इस पानी ने दस्तक दे दी और फिर उनके घर रहने लायक तक नहीं बचे। पानी ने पूरे मकान पर मानो कब्जा जमा लिया। कई जगहों पर घरों का सामान तैरता नजर आया। लोग पंप लगाकर पानी को बाहर निकालते दिखे। घर से निकल नहीं पा रहे, इतने पानी भर जा रहा है। बच्चों को लेके पकड़ के बैठे, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी है, जिसके बाद तमाम इलाकों में आसमानी आफत ने कहर ढा दिया। कहीं इस मटमैले पानी ने पुल को अपनी जद में ले लिया, तो कहीं सड़क का नामो निशान मिटा दिया। कहीं लोगों की मोटरसाइकिल बह गईं, तो कहीं इस बारिश ने कंस्ट्रक्शन के काम रोक दिए। समंदर की तरह बहते बरसाती पानी की वजह से कई गांवों को खाली करने की नौबत तक आ गई। सौभाग्य की बात है कि मानसून के तेवर इस बार बेहद खतरनाक दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश या तो होती नहीं है और होती है तो बाढ़ आ जाती है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में दिखा, जहां पिछले हफ्ते तक किसानों को सूखा पड़ने की आशंका सता रही थी। लेकिन 24 घंटे में बस्तर इलाके में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई और पानी में डूबने की वजह से रायपुर को जगदलपुर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। गुजरात के दाहोद से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां बीच हाईवे पर एक बस और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार उस बस को ओवरटेक करने की कोशिश करते वक्त बेकाबू हो गया और वो लड़खड़ाते हुए उस बस के अगले हिस्से से जा टकराया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ गाड़ियां हाईवे से गुजरती नजर आईं। तभी एक मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजर रही एक बस से आगे निकलने की कोशिश में बेकाबू हो गया और फिसलते हुए उस बस के नीचे आ गया। हालांकि मोटरसाइकिल सवार की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि बस की रफ्तार धीमी थी और ड्राइवर ने उसे तुरंत रोक लिया। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार किसी तरह बस के नीचे से बाहर निकल आया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार को मामूली चोटें आईं, हालांकि उसकी मोटरसाइकिल को काफी नुकसान पहुंचा। सौभाग्य की बात है कि हम में ज्यादातर लोगों को गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं आता, वरना इतनी मोटी सी बात तो हम समझ ही जाते कि दूसरी गाड़ी को बाएं तरफ से ओवरटेक करना खतरनाक होता है। और सड़क पर अगर घुमावदार मोड़ हो तो ओवरटेकिंग का मतलब ही हादसे को दावत देना होता है, जो दाहोद में हादसे की वजह बना, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की जान जाते जाते बची। 56 साल से सरकारी खजाने में रखा हुआ सोना केंद्र सरकार के पास पहुंच गया। 56 साल से बंद था सरकारी मालखाने में बंद ये सोना। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि 1965 में यह सोना लाया गया था चित्तौड़गढ़। उस वक्त के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चित्तौड़गढ़ आने वाले थे। एक कारोबारी ने उन्हें सोने से तौलने की तैयारी की, जिसके लिए कई किलो सोना चित्तौड़गढ़ भेज दिया। तैयारियां तो सारी हो गई, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले ही ताशकंद का हादसा हो गया, जहां से वो लौटे नहीं। उस वक्त से ये सोना चित्तौड़गढ़ में ही था, लेकिन बाद में सोने पर कानूनी खींचतान शुरू। कुछ सालों के बाद चित्तौड़गढ़ से निकालकर सोने को उदयपुर भेज दिया गया। 56 साल तक कानूनी जंग चली, तब जाकर यह सोना केंद्र सरकार को मिल पाया। माना जा रहा है कि यह सोना 56 किलो 800 ग्राम है। लेकिन जब अधिकारियों की टीम इस सोने को लेने पहुंची और सोने को तोला जाने लगा, तो पता चला कि यह सोना इससे 11 किलो ज्यादा है। मतलब 56 नहीं बल्कि 67 किलो 800 ग्राम। इस सोने की कुल बाजार कीमत अब 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। झारखंड के धनबाद से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल सवार को बीच सड़क से अगवा कर लिया गया। यह घटना एक दिन पहले की बताई गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद कार मोटरसाइकिल सवार को ओवरटेक कर गिराती दिखी। इसके बाद 3 लोग तेजी से उस गाड़ी से उतरे और मोटरसाइकिल सवार को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और फिर बिना वक्त गंवाए वो गाड़ी वहां से चली गई। इसके बाद एक आदमी जो गाड़ी से उतरा था, वो मोटरसाइकिल पर बैठकर उस गाड़ी के पीछे रवाना हो गया। इस दौरान कुछ लोग इस घटना को करीब से देखते रहे, लेकिन कोई भी कार सवारों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और वो लोग वहां से फरार हो गए।
सौभाग्य की बात है कि सरेआम इस तरह किसी को अगवा करने का दुस्साहस या तो अपराधी करते हैं या फिर लोन की रिकवरी करने वाले एजेंट, और कई बार सादी वर्दी में पुलिस या दूसरी जांच एजेंसियों के अधिकारी भी किसी संदिग्ध को ऐसे ही उठा लेते हैं। लेकिन धनबाद में मोटरसाइकिल सवार को जबरन अपने साथ ले जाने वाले कौन थे, इसके बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी, जबकि वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे अपहरण ही माना। एलजेपी सांसद प्रिंस राज पर रेप का केस दर्ज करने का आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि पीड़ित ने इस मामले में आरोपी प्रिंस राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अदालत के आदेश पर कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज किया गया। और खबर है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़ित की मेडिकल जांच भी करवाई। रेप का आरोप लगाने वाली लड़की ने बताया कि यह घटना फरवरी 2020 में हुई थी, जिसकी शिकायत उसने चिराग पासवान से करने का दावा किया, लेकिन आरोप है कि उसकी इस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उल्टे उसे ही डराया और धमकाया गया। इसलिए इस एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी है। दावा है कि इससे पहले पीड़ित की ओर से दिल्ली पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन आरोप है कि जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसे कोर्ट जाना पड़ा। उनके द्वारा मुझे आश्वासन भी दिया गया था कि मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। उनकी तरफ से जब कोई रिस्पांस नहीं आया, वो मिलना कोई नहीं था, तो मैंने 8 जून को एक रिटन लेटर लिखा। उस लेटर में मैंने हर एक बात का जिक्र किया। इन आरोपों पर एलजीपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी गई और दावा किया गया कि यह मामला हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है। जांच, हर तरह की जांच में हर तरह का सहयोग करेंगे ताकि निरंतर छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां 3 भाइयों ने मिलकर अमेरिका के फाइटर जेट की तर्ज पर विमान का मॉडल तैयार किया, जिसकी खासियत यह बताई गई कि वो हवा में बिल्कुल लड़ाकू विमानों की तरह ही उड़ान भर सकेगा। उन लोगों ने इसे थर्मोकोल और छोटी मोटर की मदद से तैयार किया। दावा किया गया कि ये विमान हवा में कई किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगे। इन लोगों ने अमेरिकी फाइटर जेट नाइट हॉक का मॉडल तैयार किया, जिसकी लागत करीब 10,000 बताई गई। अपना फर्स्ट प्लेन बनाया था तो लगभग इसमें 10,000 के करीब खर्च आ गया था, लेकिन अगर अब की मैं बात करूं तो मैं इसे कम से कम प्राइस में बना सकता हूं। उन लोगों ने दावा किया कि इसमें जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ वो आने वाले वक्त में वायुसेना के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। उनका दावा है कि इसके जरिए स्वदेशी फाइटर जेट बनाने का रास्ता भी खुल सकेगा। सौभाग्य की बात यह कि लखीमपुर खीरी में 3 युवकों ने जो विमान बनाया उसका मॉडल अमेरिका में बने F-117 लड़ाकू विमान जैसा है, जबकि उसे उड़ाने की तकनीक ड्रोन वाली है, जो अभी सिर्फ खिलौना भर है। जो वायुसेना या सेना के लिए कारगर होगी, इसका पता तो तभी चलेगा जब कबाड़ से बने इस विमान का परीक्षण होगा। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से रेस्क्यू की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक गाय 30 फुट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद उसे बचाने के लिए आसपास के लोग आ गए और उन्होंने रस्सियों की मदद से एक जाल बना दिया। इसके बाद सबने मिलकर 2 अलग-अलग रस्सियों को खींचना शुरू किया, जिससे गाय धीरे-धीरे ऊपर आने लगी। जैसे जैसे रस्सियों के सहारे गाय खिंचती गई, उसके कराहने की आवाज भी बढ़ती गई। एक शख्स ने तो उसकी पूंछ से ही उसे बाहर खींचना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गाय को निकाल लिया गया। वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को इसकी सूचना देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद उन्हें ही गाय को रेस्क्यू करना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि गाय और सांड जैसे जानवर जंगल से नहीं आते, बल्कि हम आप जैसे लोग ही उन्हें खुला छोड़ते हैं, जिसकी वजह से शहरों और कस्बों में हम लोगों को ही मुसीबत भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि कभी आवारा जानवर हमला करते हैं तो कभी गड्ढे, गटर या कुएं में गिर जाते हैं, जिन्हें निकालने की मशक्कत भी हमें ही करनी पड़ती है। लेकिन अपनी बला सड़क पर छोड़ने की आदत हमसे नहीं छूट। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की गई है। सीएनबीसी न्यूज की रिपोर्ट है कि जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट ने जीएसटी काउंसिल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सुझाव दिया है और इस पर विचार करने को कहा है। अभी क्या होता है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी वसूलती है और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से उन पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाती हैं। कोई राज्य कम टैक्स वसूलता है, कोई ज्यादा। इससे पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत भी अलग अलग रहती है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट खत्म करके सिर्फ जीएसटी लगा तो पेट्रोल और डीजल की कीमत काफी कम हो जाएगी। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाने के बारे में विचार करने को कहा था। उसी को देखते हुए जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट ने यह सुझाव दिया।